हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। हमने चैप्टर 3 ख़त्म कर लिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 4 के साथ। चैप्टर 4 का टाइटल क्या है? पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। तो जो सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस है उनकी क्या पावर्स हैं और कब हमें पुलिस को और मैजिस्ट्रेट को एड प्रोवाइड करनी है या उनको हेल्प और असिस्ट करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 30 विच डील्स विद पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं विच आर सुपीरियर इन रैंक टू द ऑफिसर्स ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो ये पर्सन कौन होता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये होता है SHO, जिसको हम बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो SHO के सुपीरियर हैं, जो उससे बड़े हैं रैंक में ऑफिसर्स, वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि ऑफिसर इन चार्ज के पास है, जो कि उस एरिया में अपॉइंटेड है। ओके, तो ये हमने प्रोविज़न क्यों रखी है? बिकॉज मान लीजिए हमने जो पावर्स हैं जो इस संहिता में हमने ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी हुई हैं, अगर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज ना करे या उनको मिसयूज़ करने लगे, तो ये जो पावर्स हैं उसके ये सुपीरियर ऑफिसर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट इन्फीरियर नहीं कर सकते। जो उसके जूनियर्स हैं वो नहीं करेंगे, जो उसके सब सुपीरियर्स हैं उससे रैंक में बड़े हैं तो वो उसकी सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया सेक्शन 31, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो जो पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं हमारे, उनको मैजिस्ट्रेट्स को और पुलिस को कब असिस्ट करना है? तो इट सेज एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। तो अगर कोई मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली आपसे डिमांड कर रहा है आपकी हेल्प की कि आप मुझे हेल्प करिए, तो हर पर्सन बाउंड है मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए, उसको एड करने के लिए। लेकिन कौन से 3 केसेस हैं जिनमें वो बाउंड है हेल्प करने के लिए, वो इस सेक्शन ने बता दिए। पहली सिचुएशन है इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate और पुलिस ऑफिसर इज़ ऑथोराइज टू अरेस्ट। तो अगर कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड है, वो इंसान अगर भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस चीज़ में उसको पकड़ने के लिए, उसके एस्केप को रोकने के लिए पुलिस और मैजिस्ट्रेट की हेल्प करेंगे। सेकेंड सर्कमस्टांसिस इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस। तो अगर ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, कोई दंगे हो रहे हैं, रॉयट हो रहा है और मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर आपकी एड मांग रहे हैं उस रॉयट को प्रिवेंट करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए। प्रिवेंट क्या? कि वो हो ही ना, अभी हुआ नहीं है लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर कि उस चीज़ को रोकने के लिए आपकी वो हेल्प मांग रहे हैं। सप्रेशन है कि रॉयट या ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है लेकिन उसको दबाने के लिए आपकी हेल्प मांगी जा रही है। तो दोनों ही केसेस ध्यान रखने कि चाहे प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस हो चाहे सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस हो, you are bound to assist the magistrate as well as the police officer demanding your aid. Third circumstances in the prevention of any injury attempted to be committed to any public property। तो जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उनको कोई डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अटैम्प्ट कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यू आर बाउंड टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। उसके बाद सेक्शन 32, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। ओके, तो जो हमने सेक्शन 31 में देखा वहाँ पर हमारे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं थी कि विद वारंट हो या विदाउट वारंट हो। ओके, तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विद और विदाउट वारंट इन तीनों चीज़ों में आपकी हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो किसी पर्सन की अरेस्ट को इस्केप करने की कोशिश कर रहा था, कोई पर्सन अपनी अरेस्ट को, और वो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो चाहे उनके पास अरेस्ट वारंट है चाहे नहीं है, यू आर बाउंड टू प्रोवाइड द एड।
लेकिन सेक्शन 32 में क्या है कि एड टू पर्सन, अब यहाँ पे जो पर्सन है वो ना तो मैजिस्ट्रेट है और ना पुलिस ऑफिसर है, ये कोई प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, जिसको कि वारंट दिए हुए हैं। तो इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ वारंट इज़ डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, तो वारंट दिया हुआ है किसी पर्सन को और वो पर्सन पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो प्राइवेट पर्सन है। एनी अदर पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट, तो कोई भी पर्सन उस वारंट के एग्जीक्यूशन में, मतलब जो भी वारंट जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है उस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प कर सकता है इफ़ द पर्सन टू होम द वारंट इज़ डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। तो कोई भी पर्सन उस पर्सन की हेल्प कर सकता है जिसको कि वारंट दिए हुए हैं और वो पर्सन पुलिस ऑफिसर नहीं है। लेकिन कब करेंगे, अगर जिस पर्सन को वारंट दिए हुए हैं वो आपके पास है, नियर एट हैंड है, या फिर वो उस एग्जीक्यूशन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या मतलब कि किसी प्राइवेट पर्सन को वारंट तो दे दिए, लेकिन वो उन वारंट्स को उस टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था जब आप उसको हेल्प करने के लिए चले गए, तो उसका वारंट्स को एग्जीक्यूशन में लाने का प्रोसेस चल रहा हो तब आप उसको हेल्प करोगे। अब सेक्शन 31 एंड 32 में डिफरेंस क्या है कि सेक्शन 31 में आप बाउंड हैं हेल्प करने के लिए, आपकी ड्यूटी इम्पोज करी गई है आपके ऊपर, लेकिन सेक्शन 32 में लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर जो आपकी ड्यूटी इम्पोज नहीं करी गई, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो हेल्प करो, आप चाहो तो हेल्प ना करो। बिकॉज ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है कि 31 में हमारे पास हम बाउंड हैं हेल्प करने के लिए और 32 में नहीं है। तो सेक्शन 31 में जो लिखा हुआ था ना कि एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू हेल्प, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है बाउंड, ये ड्यूटी इम्पोज कर देती है, तो इसीलिए ये मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए हेल्प करना मैजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को। और सेक्शन 32 में लिखे हुआ है वर्ड में, तो में मतलब कि आपके ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 33, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करी है कि अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है या कमिट होने वाला है और आपको उसकी नॉलेज है, तो आपको इन्फॉर्म करना है। किसे करना है, तो पुलिस ऑफिसर और द मैजिस्ट्रेट, दोनों में से किसी भी एक इंसान को। लेकिन क्या हमें हर केस में इन्फॉर्म करना है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने सेक्शन 33 में कुछ भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस बता दिए कि सिर्फ उन ऑफेंसेस को इन्फॉर्म करना या उनके कमीशन होने से पहले अगर आपको पता चल गया है कि हाँ ये ऑफेंस होने वाले हैं जो कि इस सेक्शन में मेंशन्ड है, तब आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करी गई है, एंड नॉट इन एवरी केस। तो ये हम इसको पढ़ भी लेते हैं। सबसेक्शन 1, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ, आपको पता है कि वो ऑफेंस कमिट हो गया है, आप अवेयर हैं, आपकी नॉलेज है। या फिर ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, आपको पता है कि किसी पर्सन की इंटेंशन है वो ऑफेंस कमिट करने की। एनी पुनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता नेमली, अब इन्होंने बता दिए लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस कि जिन ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन देना आपको, आपके ऊपर मैंडेटरी कंपल्शन है, और आपको इन्फॉर्मेशन देनी किसको है, टू मैजिस्ट्रेट और टू द पुलिस ऑफिसर। अब हम देख लेते हैं कि ये ऑफेंसेस कौन से हैं जिनको इन्फॉर्म करने के लिए हम पर ड्यूटी इम्पोज करी गई है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है सेक्शंस 103 to 105 बोथ इंक्लूसिव। अब बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि 103 भी काउंट होगा और 105 भी काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 103 to 105 लिखा है तो इसका मतलब है कि 104 और 105 काउंट होंगे या 103 104 काउंट होंगे। इट मीन्स 103 भी काउंट हो रहा है, 105 भी काउंट हो रहा है, और क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो इसके बीच वाले जो भी ऑफेंसेस हैं वो भी काउंट होंगे, ठीक है। तो अभी सेक्शन 103 डील्स विद पुनिशमेंट फॉर मर्डर, 104 डील्स विद पुनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, और 105 डील्स विद पुनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड।
तो देखिए ये क्या है, सीरियस ऑफेंसेस है। इसी वजह से इन्होंने इन कुछ ऑफेंसेस को उठा लिया और इनको इस सेक्शन में डाल दिया कि इन ऑफेंसेस की कमीशन की या कमीशन की अगर आपको होने से पहले ही नॉलेज लग जाती है तो आप इन्फॉर्म करोगे हमें, ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ये नहीं कि कमीशन होने के बाद ही आपके ऊपर ड्यूटी है, कमीशन होने के बाद भी ड्यूटी है, कमीशन होने से पहले भी आपके ऊपर ड्यूटी है। फिर आगे सेक्शन 11112 सेक्शन 113 बोथ इंक्लूसिव। अभी ये जो तीनों सेक्शंस हैं ये हमने फर्स्ट टाइम भारतीय न्याय संहिता में ऐड करे हैं, ये इंडियन पिनल कोड आईपीसी में नहीं थे। तो 111 सेक्शन डील्स विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 112 डील्स विद पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड 113 डील्स विद टेररिस्ट एक्ट। ये भी बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं। फिर आ गए हमारे पास सेक्शन 142 144 बहुत इंक्लूसिव। तो 140 डील्स विद किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। तो आपने किडनैपिंग और एब्डक्शन करी है किस इंटेंशन से, मर्डर करने के लिए या रैंसम फिरौती लेने के लिए, ठीक है। फिर सेक्शन 141 डील्स विद इम्पोर्टिंग ऑफ अ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री से किसी गर्ल और बॉय को इम्पोर्ट करना, मतलब वहाँ से यहाँ इंडिया में लेके आना, और इसके पर्पजेज इस सेक्शन में लिखे गए हैं कि अगर उन पर्पजेज के लिए आप ला रहे हो तो दैट इज़ एन ऑफेंस। फिर 142 डील्स विद रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन। तो अगर आप रॉन्गफुली कंसील कर रहे हो या कन्फाइनमेंट में रख रहे हो किसी किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन को, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। 143 डील्स विद ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, 144 डील्स विद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ आ गया हमारे पास सेक्शंस 147 टू 154 बोथ इंक्लूसिव एंड सेक्शन 158। तो 147 ये जो ऑफेंसेस हैं 147 टू 154 दिस डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, वेजिंग वॉर हो गया, डेप्रिडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ फॉरेन स्टेट हो गया, तो ये सारे ऑफेंसेस। तो ये 154 तक है। उसके बाद 158 है, तो 155 से लेके 157 तक इसमें मेंशन्ड नहीं है, तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। 158 डील्स विद एडिंग स्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। तो अगर कोई प्रिजनर स्केप करने की कोशिश कर रहा है जेल में से, तो आप उसको एड करते हो या उसको हार्बर करते हो, उसको रहने की जगह देते हो, ठीक है, या उसकी रेस्क्यूइंग में हेल्प करते हो, तो दैट इज़ मेड पुनिशेबल। फिर आ गया सेक्शन 178 टू 182। तो ये डील करते हैं काउंटरफीटिंग कोइंस, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स के साथ। आप इनको सबको पढ़ लेना, नोट कर लेना साथ में, और इन सेक्शंस को रट्टा मार लेना एक तरह से। फिर सेक्शन आ गया इसमें 189 एंड 191। तो यहाँ पर 190 बीच में इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 189 है और 191 है। 189 क्या है, अनलॉफुल असेंबली, और 191 है राइटिंग। फिर आगे सेक्शन 274 टू 280 बोथ इंक्लूसिव। 274 भी काउंट होगा, 280 भी काउंट होगा। तो 274 टू 280 डील्स विद अडल्ट्रेशन वगैरह के साथ, ठीक है। तो ये भी आप सारे इनको याद कर लेना, यही सब कुछ है इसमें कि रैश ड्राइविंग वगैरह हो गई, एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और ये सब है इसमें। फिर आ गया सेक्शन 307। तो 307 टॉक्स अबाउट थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, ठीक है। फिर सेक्शन 309 टू 312 दीज डील्स विद रॉबरी, डेकॉइटी, और फिर उनका अटैम्प्ट और ग्रीवियस हर्ट, और अटैम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। फिर आ गया सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 316। इन्होंने पूरा सेक्शन 316 नहीं लिखा, सिर्फ उसका एक सब सेक्शन दिया है। तो सेक्शन 316 के सब क्लॉज 5 में क्या कहा गया है हम उसको साथ में देख लेते हैं। 316 डील्स विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पहली बात तो अभी इसका सबसेक्शन 5 टॉक्स अबाउट
कि whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney, agent, commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये क्या है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जिसको कि हमने इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक के साथ पुनिशेबल किया हुआ है। इसीलिए क्योंकि ये एग्रावेटेड फॉर्म हो गई, इसीलिए इसकी इंफॉर्मेशन की नॉलेज अगर आपको है कमीशन के बारे में और कमीशन होने से पहले, तो आप पुलिस ऑफिसर को और मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे। फिर आगे हमारे पास सेक्शन 326 टू 328। तो 326 टू 328 डील्स विद मिसचीफ ऑफ वेरियस काइंड्स, तो आप वो अपने आप देख लेना। फिर आगे सेक्शन 331 एंड 332। 331 डील्स विद पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग एंड 332 डील्स विद हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस। तो अगर हाउस ट्रेसपास करते हो आप टू कमिट एन ऑफेंस, तो उसकी नॉलेज देना आपके लिए कंपलसरी है। तो इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब हो गया, इन्फॉर्मेशन देने का इन ऑफेंसेस का मतलब ये होगा कि आप जो एफआईआर है वो नोट करवाओगे। तो जनरल रूल क्या है हमारे पास कि नो पर्सन इज़ बाउंड टू लॉज एफआईआर, कोई भी पर्सन एफआईआर लॉज करने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन ये जो ऑफेंसेस सेक्शन 33 में लिखे हुए हैं, इन ऑफेंसेस के लिए एफआईआर लॉज करवाने के लिए यू आर बाउंड, आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करी गई है। फिर उसके बाद आ गया सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। तो इस सेक्शन के पर्पज़ के लिए ऑफेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया से बाहर कमिट किया गया है बट वो पुनिशेबल है विद ऑल दीज अबव सेक्शंस, तो हम उसको ऐसे मान के चलेंगे कि जैसे वो ऑफेंस इंडिया में ही कमिट हुआ हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 33। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 34 के ऊपर। सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, दो तरह के लोग हैं जिनके ऊपर हमने ड्यूटी इम्पोज करी है। पहले हैं ऑफिसर्स अपॉइंटेड, जिन ऑफिसर्स को हमने अपॉइंट कर दिया है कि अगर विलेज में इस सेक्शन में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है। एक तो उसके ऊपर ड्यूटी है इस सेक्शन के अंदर, और दूसरा है ड्यूटी अपॉन द विलेजर्स रिजाइडिंग इन दैट विलेज। ठीक है, तो किन के ऊपर ड्यूटी हो गई, एक तो जो ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया हमने, दूसरा जो उस गांव में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर। और हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी किसको है यहाँ पर, तो हमें देनी है या तो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसको, और या फिर हमें देनी है एसएचओ को, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। अब इन दोनों में से जो भी आपके पास में है, जो भी नियरेस्ट है, उसको यू विल लाइक इन्फॉर्म द अबाउट ऑल दीज थिंग्स मेंशन्ड इन सेक्शन 34। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। सबसेक्शन 1 सेज एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज और एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन विलेज। वही चीज़ आ गई जैसे मैंने बताया कि हर ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है विद द इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ अ विलेज, और जितने भी लोग वहाँ उस विलेज में रह रहे हैं, शेल मतलब ये भी क्या है, मैंडेटरी है। फोर्थ विद इन कम्युनिकेट टू द, फोर्थ विद क्या हो गया कि साथ के साथ, फटाफट, ऐसे ही नहीं कि आपको पता चल गया तो आप महीने के बाद बता रहे हो, ये नहीं। फोर्थ विद जैसे ही आपको पता चले साथ के साथ आप बता दो। कम्युनिकेशन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विच एवर इज़ नियर। तो किसको दोगे आप इन्फॉर्मेशन, या तो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है आपके, मैजिस्ट्रेट कैन बी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो सबसे पास का पुलिस स्टेशन है उसका जो ऑफिसर इंचार्ज है, मतलब कि एसएचओ है। एनी इन्फॉर्मेशन विच ही मे पोजेस रिस्पेक्टिंग। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किन चीज़ों के बारे में होगी वो इन्होंने बता दिया। तो सबसे पहली चीज़ है द परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज। तो अगर
कोई पर्सन है जिसने स्टोलन प्रॉपर्टी क्या, चोरी किया हुआ सामान, तो चोरी किए हुए सामान को अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है या सेल कर रहा है, वेंडर क्या है, वेंडर मीन्स सेलर, सेल करने वाला पर्सन, रिसीवर क्या हो गया, परचेज़र। तो अगर उनके गांव में कोई पर्सन रह रहा है, चाहे उसका परमानेंट रेजिडेंस है उस गांव में या चाहे वो टेम्पररी रेजिडेंस है, लेकिन वो पर्सन सेल और परचेज ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, तो उस विलेज में अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया हुआ है तो वो या फिर जो विलेज में रहने वाले लोग हैं वो इन्फॉर्म करेंगे टू मैजिस्ट्रेट और द SHO, जो कि नियरेस्ट होगा। फिर सेकेंड थिंग इज द रिसोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom he knows or reasonably suspect to be a robber, escaped convict और proclaimed offender। तो अगर उस गांव में कोई इंसान गांव के बीच में से जा रहा है, ठीक है, या वहाँ पर किसी तरह का कोई हेल्प ले रहा है, रिजॉर्ट कर रहा है, रह रहा है, ठीक है, जो कि उनको नॉलेज में है और उनको रीज़नेबल सस्पेक्ट कर रहे हैं वो उस चीज़ को, वो श्योर नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो पर्सन या तो वो रोबर हो, उसने कोई रॉबरी करी हो, ठीक है, या वो इस्केप्ड कन्विक्ट हो। मतलब कन्विक्ट होने के बाद अगर आप जेल में से भाग जाते हो तो आपको बोलते हैं इस्केप्ड कन्विक्ट, कि आपने इस्केप कर दिया अपनी कन्विक्शन को, आप भाग गए हैं, भगोड़े हैं, है ना। और या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है कि जो लोग अगर कोर्ट उनको सम्मन करती है वो फिर भी नहीं आते, फिर कोर्ट वारंट भेजती है, अवेलेबल नॉन अवेलेबल, वो उसके बाद भी नहीं आते, तो कोर्ट फिर क्या करती है, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अनाउंस कर देती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई भी प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में अगर आपको पता चल रहा है कि ये तीनों पर्सन रोबर है या एस्केप्ड कन्विक्ट है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो आपके गांव में से गुजर रहा है या वहाँ पर रह रहा है और आपको रीजनेबल सस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसको, तो यू विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। फिर थर्ड सर्कमस्टांस आ गया, द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल और एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 189 एंड 191 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि या तो सेक्शन 189 का या 191 का या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस या तो कमिट हो रहा है या आपको पता है कि किसी इंसान की इंटेंशन है उसको कमिट करने के लिए आपके गांव में इन और नियर। तो देखिए ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखने कि आपके गांव में भी हो सकता है और आपके गांव के पास में भी हो सकता है। तो किन तीन चीज़ों की हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले तो कि जितने भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो रहे हैं उनकी आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए लायबल हो। फिर दूसरी चीज़ सेक्शन 189 और 191 के हों, तो 189 एंड 191 टॉक्स अबाउट अनलॉफुल असेंबली एंड रॉयटिंग, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सर्कमस्टांस आ गया, द अकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ और डेथ ऑफ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस और डिस्कवरी नियर सच विलेज ऑफ एनी कॉर्प्स। एक एक करके देख लेते हैं। अगर आपके गांव में कोई अकरेंस हुई है ठीक है, गांव में या गांव के पास में किस चीज़ की, कोई सडन डेथ हो गई, अचानक से कोई डेथ हो गई, आप उसके बारे में इन्फॉर्म करोगे। और वो अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल क्या है, जैसे सुसाइड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी जो डेथ्स हैं ये अननेचुरल डेथ है। डोरी डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ हो गई। और ऑफ एनी डेथ कॉज्ड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, जिस हालातों में डेथ हुई है वो सस्पिशियस है, पता नहीं चल रहा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, बट पता किसी की डेथ हो जाती है, तो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस वाली डेथ को भी इन्फॉर्म करने के लिए यू आर बाउंड। या फिर डिस्कवरी होती है आपके गांव में या आपके गांव के पास में किसी कॉर्प्स की, कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी और पार्ट ऑफ अ कॉर्प्स, डेड बॉडी का कोई पार्ट रिकवर हुआ है, इन सर्कमस्टांसेस विच लीड टू रीजनेबल सस्पिशन दैट सच अ डेथ हैज़ अकर्ड और द डिसअपियरेंस फ्रॉम सच विलेज ऑफ एनी पर्सन इन सर्कमस्टांसेस विच लीड्स टू अ रीजनेबल सस्पिशन दैट अ नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, ठीक है। तो लेकिन आपको रीज़न, और इसके साथ क्या, आपको एक रीज़नेबल सस्पिशन होनी चाहिए कि ये जो डेथ हुई हैं ये अक्कर हुई हैं या किसी आपके गांव में से कोई इंसान डिसअपियर हो गया है और आपको लगता है कि उसके रिलेशन में कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो आप पुलिस को और जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उनको इन्फॉर्म करोगे।
नेक्स्ट आ गया कमीशन और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस out of India near such village any act which if committed in India would be an offence punishable under any of the following sections। तो इन जितने भी सारे सेक्शंस लिखे हैं इन सेक्शंस के रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है या किसी की कोई इंटेंशन है कमिट करने की, लेकिन ये ऑफेंस जो है ये कमिट होगा एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर कमिट होगा, लेकिन उसको हम ऐसे मान लेंगे जैसे कि वो इंडिया में कमिट हुआ है, अगर वो इस सबसेक्शन ई में जो सेक्शंस दिए हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के, अगर उनके एसेंशियल्स को फुलफिल कर देता है तो। फिर आगे सब क्लॉज एफ, एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विच द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर मेड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई ऐसा मैटर है जिससे कि मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर हैम्पर हो सकता है या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में कोई दिक्कत आ सकती है या किसी पर्सन या प्रॉपर्टी की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसके रिलेशन में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सैंक्शन करा था कि तुम जो कम्युनिकेशन है वो इन्फॉर्म करोगे। फिर आ गया इस सेक्शन में सबसेक्शन 2 इट टॉक्स कि इन दिस सेक्शन, अब विलेज का क्या मतलब होगा, विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड्स, और द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का क्या मतलब है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया इंक्लूड्स एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी इन इंडिया टू विच दिस संहिता डज नॉट एक्सटेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी एक्ट कमिटेड इन द टेरिटरीज ऑफ दिस संहिता एक्सटेंड वुड बी एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर एनी ऑफ द ऑफेंस। मतलब कि अगर कोई ऑफेंस है चाहे इंडिया में कमिट हुआ है या इंडिया की आउट ऑफ इंडिया की टेरिटरी में कमिट हुआ है, बट दैट ऑफेंस इज़ पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर और फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और ऑफ डेथ। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि मोर देन 10 years इम्प्रिजनमेंट के साथ पुनिशेबल है या पुनिशेबल है विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट या पुनिशेबल है विद डेथ सेंटेंस, तो वो सारे ऑफेंसेस के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हम विद इन द मीनिंग ऑफ दिस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कंसीडर करेंगे। तो लास्ट डेफिनेशन आ गई हमारे पास, द वर्ड्स ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज का क्या मतलब होगा, जो कि सेक्शन 34 में जिनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है तो वो कौन होंगे, तो मीन्स अ मेंबर ऑफ द पंचायत ऑफ द विलेज, तो जो पंचायत का पर्सन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन ऑफ विद द विलेज, या एंड इंक्लूड्स द हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन है सरपंच हो गया जैसे वो काउंट होगा, एंड एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी फंक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। किसी पर्सन के ऊपर आपने जो फंक्शन है वो इम्पोज करा हुआ है कि उसको अपॉइंट करा है कि जो विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिलेशन में तुम्हें ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई कि ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज में कौन कौन आएगा, एक तो मेंबर्स ऑफ पंचायत आएंगे, दूसरा हेडमैन आएगा, तीसरे वो सारे ऑफिसर्स आएंगे जिनको कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन में हमने अपॉइंट किया हुआ है। तो इसका मतलब इस सेक्शन में हमने जो ड्यूटी इम्पोज करी है वो कौन से 4 लोगों के ऊपर इम्पोज करी है। फिर पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिनके अंदर हमने 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन को इंक्लूड कर लिया, पहला पंचायत ऑफ द विलेज, दूसरा हेडमैन, तीसरा ऑफिसर्स अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, और फोर्थ हमारे पास कौन हो गया, द पर्सन रिजाइडिंग इन द विलेज, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो भी। तो अभी हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे स्टार्ट अरेस्ट ऑफ पर्सन्स चैप्टर 5 विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू गाइज।